हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चोल वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चोल वंश स्टार्ट करते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पांडवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। इस वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। शासनकाल का था 850 से 87 ईस्वी। शासन विजयालय का शासनकाल 850 से 887 ईस्वी था। ठीक है, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ था? तो तंजौर। ठीक है, तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन। राजराज पेरुथचन था। ठीक है, तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथंचन था। ठीक है, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोट दंडराम की उपाधि धारण की थी। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोट दंडराम की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया था। ठीक है, तो कोलम का युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया था। ठीक है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पांचवा को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोपण में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत कह रहा है कि चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुमडी चोल मंडलम, राजधानी कहाँ है? तो पोलन रुआ को बनाया था। ठीक है, राजराज प्रथम श्रीलंका के विविध प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुमडी चोल मंडलम उसका राजधानी था तो पोलन रुआ को बनाया था। ठीक है, राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। बोल देगा, चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, देखिए चोल काल में भूमि के प्रकार। ठीक है, वेलन बगई क्या था? तो वेलन बगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि था। जैसे गैर ब्राह्मण माने ब्राह्मण नहीं था और सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता था, तो ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रिय वैश्य शूद्र की भूमि को वेलन बगई कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्मादेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहा जाता था। ठीक है, शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को शाला भोग कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को शाला भोग कहा जाता था। ठीक है, देवदान या
तिरुनमठडकनी। देवदान या तिरुनमठडकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता है देवदान। देवदान या तिरुनमठडकनी मंदिर को उपहार दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? चोल काल में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? देवदान या तिरुनमठडकनी। ठीक है। देखिए पलिचंदम किसको कहा जाता था? जैन संस्थानों को दी गई भूमि को पलिचंदनम कहा जाता है। चंदम पलिचंदम। ठीक है। चोल काल में भूमि के प्रकार को पलिचंदम कहा जाता है। जो जैन संस्थानों में दी गई भूमि को चोल काल में पलिचंदम किस भूमि को कहा जाता था? तो जैन स्थानों को दी गई भूमि को। ठीक है। देखिए नोट्स में यहाँ दिया है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान था जो महमूद, वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है। अब देखिए राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र के राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय जो था वो प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय प्रकेसरी और वीर राजेंद्र जो था वो राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। ठीक है। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ठीक है। देखिए यहाँ पे चोलों एवं कह रहा है कि चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। विक्रम चोल जो था अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था विक्रम चोल। ठीक है। अब देखिए कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु जी का मंदिर था की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कुलोत्तुंग जो था चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु जी की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। ठीक है। कुलोत्तुंग द्वितीय जो था चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था और कालांतर में वैष्णव आचार्य जो थे रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। ठीक है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। ठीक है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। ठीक है। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडनकुटम कहा गया है। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को क्या कहा है? उडनकुलम, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ठीक है। उस उच्च अधिकारियों को उडनकुलम कहा गया जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ठीक है। देखिए संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 6। ठीक है। मंडलम कोटम नाडु में, नाडु कई कुरमों में विभक्त था। ठीक है। नाडु की स्थानीय भाषा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय भाषा को नगरतार कहा जाता था। नाडु की स्थानीय भाषा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय भाषा को नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में
मुवेद वेलन तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। मुवेद वेलन का अर्थ होता है तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। औरैयार क्या होता था? प्रधान होता था। जैसी उपाधियां दी उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ठीक है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर क्या था? तो सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर क्या था? सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों को निर्माण हेतु गांव में भूमि का अधिग्रहण करना। उर क्या होता था? सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। ठीक है। अब देखिए सभा एवं महासभा। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी। सभा और महासभा क्या थी? तो यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है। सभा और महासभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। ठीक है। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। सभा की बैठक कहाँ होती थी? तो गांव के मंदिर के निकट या वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों को सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? 1/3 भाग। ठीक है। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कह रहा है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उत्तर मेरू अभिलेख में सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। और देखिए कह रहा है कि यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। अब देखिए ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कह रहा है कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या दान दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहलाती थी। ठीक है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था? तो पदाती सेना। ठीक है। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में क्या? कलंजू सोने के सिक्के क्या था? तो कलंजू। चोल काल में सोने का सिक्का क्या था? कलंजू। ठीक है। तमिल कवियों में जय नगोदर प्रसिद्ध कवि था। तमिल कवियों में जय नगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि कौन था? तो जय नगोदर। ठीक है। जय नगोदर प्रसिद्ध कवि था तमिल कवियों में जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना क्या थी? कलिंग तुपणी। कलिंग तुपणी किसकी रचना थी? तो जय नगोदर की। जय नगोदर की रचना कौन थी? कलिंग तुपणी। ठीक है। कम्बन ओटकू नाम कैसा कम्बन ओटकुटन। ठीक है। कम्बन और ओटकुटन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का पंप पुन और रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा गया। ठीक है।
कॉम्बन, ओटाकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का और पंपपोनरन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा गया है। कॉम्बन, ओटाकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का और पंपपोनरन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कह रहा है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसको कहा गया? तो कॉम्बन, ओटाकुट्टन और पुंगलेदी को कह देगा कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न, तो पंपपोनरन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न कहा गया है। देखिए कह रहा है कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। पर्सी ब्राउन जो था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है, ठीक है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोलकाल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोलकाल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम, ठीक है। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। बहुत बड़ा गांव जो था जो एक इकाई के रूप में शासित किया था तो उसको क्या कहा जाता था? तो तनियर कहा जाता था, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है वो परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरायूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार कौन कौन थी? तो उरायूर थी, तंजौर थी, गंगैकोंड थी, चोलपुरम थी एवं कांची थी, ठीक है। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करता था? तो बागान समिति करता था, ठीक है। चोल काल में आम वस्तुओं को आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था, ठीक है। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार थे, नानादेशी थे और मणिग्रामम थे। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार थे, नानादेशी और मणिग्रामम, ठीक है। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। कह रहा है विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक क्या कहलाते? नैनार संत कहलाते थे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है।